नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। अब तक हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यह देखा कि कैसे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना है, एक्सेलरेशन का पोजीशन और टाइम से इंडिपेंडेंट होना है। एंड देन तीन फंडामेंटल इक्वेशंस को देखा कि कैसे फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डिफरेंट इंस्टेंसेस पर कोरिलेटेड है, कैसे वो क्वांटिटीज पुट की जाती हैं, वो क्या है सिंपल लैंग्वेज में। जब कोई डेटा हमें देगा तो हमें भरना क्या है उस इक्वेशन में, यह पता चलना चाहिए। और क्योंकि कुछ क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो साइन क्या लगेगा वो साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करेगा, और कैसे साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है वो हमने कुछ 24-25 एग्जांपल्स को इस तरीके से देखा कि बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ एंड वी हैव टेकन इट टू अ डिफिकल्ट वन। तो यहां पर हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो क्वेश्चन से और फिर एक कन्वेंशन के तौर पर डायरेक्शन अपने आप चूज करके पुट किया। लेकिन अब हम जिस टॉपिक में एंटर कर रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन ब्रेक लगाने से नहीं पैदा हो रहा है, वहां पर एक्सेलरेशन गाड़ी के इंजन की वजह से पैदा नहीं हो रहा है, वहां एक्सेलरेशन धक्का देने की वजह से नहीं, यानी आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट करके फिर पूछो कितना है वैल्यू, उससे नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी नोन बिकॉज नाउ विल बी एंटरिंग इनटू द टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, because it is the acceleration which is generated due to the gravitation pull of earth। जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से पैदा हुआ एक एक्सेलरेशन है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उस मास के ऊपर एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो एक्सेलरेशन अभी कौन पैदा कर रहा है? अर्थ। लेट्स डिफाइन इट। व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी? मोशन अंडर ग्रेविटी इज द मोशन ऑफ द बॉडी इन विच ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ। धरती का जो पुल है खाली वही एकमात्र फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और कोई नहीं। एंड साथ ही साथ प्रोड्यूसिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी, इज्जत के लिए नहीं दे रहे हैं, ये जी सिंबल है और स्मॉल जी है, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी कैपिटल जी दिख गया तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहना चाहिए, ये अलग है। इज्जत इसे भी देंगे लेकिन अलग तरीके से देंगे। स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज कांस्टेंट और वो हमेशा डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो यानी उसकी वैल्यू कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड है। सो इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली यू कैन टेक इट। सो अगर यहां पर एवरेज वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस देखें कि जिस ऑब्जेक्ट को यहां पर कंसीडर किया गया है, अगर उस ऑब्जेक्ट को बदल भी दिया जाए बस भाई, तो उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज कांस्टेंट। ज्यादातर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू ली जाती है, बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड एंड इफ यू आर टेकिंग द एवरेज वैल्यू व्हिच इज जनरली प्रेवलेंट, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी एक्सेलरेशन लगता है, आपने कहा कि वो उसकी एक वैल्यू है, वो हर जगह सेम रहेगी। 3 ऑब्जेक्ट आपने अपने हाथ में उठाए, उसके बाद आपकी क्षमता और ऑब्जेक्ट उठाने की खत्म हो चुकी थी, तो आपने वो 3 ऑब्जेक्ट को कहा कि इन पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी सेम, द फोर्स विल बी डिफरेंट बट द सी लेट्स कीप असाइड द फोर्स फैक्टर, वो थोड़ा साइड पे रख, क्योंकि फिर हम ग्रेविटेशन में चले जाएंगे और वो बहुत बड़ी छलांग होगी यहां से उस चैप्टर तक की। बट क्या हम जहां बैठे हैं, हम जहां पर हैं, जिस जगह पर आप होंगे किसी जगह पर, वहां अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके हाथ पे रख दिए जाएं तो क्या इन पे लगने वाला एक्सेलरेशन सेम होगा? आप एक हाथी को उठाकर और एक चिंटू को मत फेंकिएगा, चींटी को फेंकिएगा। तो अगर एक हाथी और चींटी को उठाकर किसी पहाड़ की खाई से फेंक दिया जाए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या वो साथ में जमीन पर पहुंचेंगे? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। आपके आसपास एयर रेजिस्टेंस है, हवा है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो वो मक्खन की तरह तो नहीं दौड़ेगा। तो एयर रेजिस्टेंस क्या है? इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहली बात, ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक्ट करता है, ऑपोजिट एक्ट करता है। एंड अराइजेस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विद द सरफेस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर ड्रॉप किया है, मान लीजिए 2 अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो इसके सरफेस के साथ जो इंटरेक्शन होगा एयर मॉलिक्यूल्स का आसपास जो प्रेजेंट, अरे वैक्यूम थोड़ी है भैया, जिंदा हो ना, है कि नहीं? शारीरिक तौर पर तो हो ही कम से कम, ठीक। तो ये जो 2 ऑब्जेक्ट हैं अगर ये गिराए जाएं और आसपास के एयर मॉलिक्यूल से ये कोलाइड करें तो वहां पर इन ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होगा, सॉरी लाल रंग से, तो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? नीचे। और इस पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो कहां लग रहा है? तो वो आएगा 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड। तो हमारे पार्टिकल को जहां से छोड़ा गया है वहां से ग्राउंड तक पहुंचने में लगेंगे 4 सेकंड। कन्वेंशन देखिए कैसे यूज किया है और वही तरीका है जो अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा था। तो यानी करना तो वही है, ठीक है, और वैसे भी करना हर बार वही है। अच्छा, अब इसके तो हेलमेट को कितना समय मतलब लगा निकालने के लिए? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जैसे ही इक्वेशन लिखा सबसे पहली तलब साइन कन्वेंशन की मचेगी। पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ मान लेते हैं, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और अब इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, कभी ना कभी आएगा ही सही वाला, ठीक है। तो टाइम विल पुल द ऑब्जेक्ट डाउन। तो जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन, और ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ तो नेगेटिव। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें, लेट्स से वी मल्टीप्लाई द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, विल गेट इट इज नेगेटिव। उनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आएगा। यानी हम बिना किसी चिंता, बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि स्पीड घटेगी, और स्पीड घटते 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 -GT, टी की जगह अब मैं कैपिटल T/2 लिख रहा हूं इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज करिए, कैपिटल T आएगा 2U/G एंड दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर हवा में रहा, यानी लाल गोला अगर ऑब्जेक्ट है तो ये गया टाइम। जैसे देखिए, जैसे ही ए निकला धरती से, जैसे ही हाथ से छूटा, ये छूट गया, अब निकल गया भाई, हाथ से छूट गया, वापस नहीं आता, कोई कितना भी कोशिश कर लो। अबे यार, समझ रहे हो ना? तो दो जगह थोड़ी T = 0 माना जाता है भैया।
एंड ऑब्जर्वर मैं हूं, तो माई लाइफ माई रूल्स। चलिए, तो टी इक्वल टू 0 ये इंस्टेंस मान लिया, ये तो पुराना हो चुका है, कोई नहीं, हम भी अब यहां टी इक्वल टू 0 इस इंस्टेंस पर माना जहां पर पार्टिकल पलट रहा है। ठीक है, बहुत खुशी की बात। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक में एंटर करने वाले हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही कंटिन्यूएशन है। अब तक हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यह देखा कि कैसे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना है, एक्सेलरेशन का पोजीशन और टाइम से इंडिपेंडेंट होना है, एंड देन 3 फंडामेंटल इक्वेशंस को देखा कि कैसे फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डिफरेंट इंस्टेंसेस पर कोरिलेटेड है, कैसे वो क्वांटिटीज पुट की जाती हैं, वो क्या है सिंपल लैंग्वेज में। जब कोई डेटा हमें देगा तो हमें भरना क्या है उस इक्वेशन में, ये हमें पता चलना चाहिए। और क्योंकि कुछ क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो साइन क्या लगेगा वो साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करेगा, और कैसे साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है वो हमने कुछ 24-25 एग्जांपल्स को इस तरीके से देखा कि बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ एंड वी हैव टेकन इट टू अ डिफिकल्ट वन। आई एम नॉट सेइंग द मोस्ट डिफिकल्ट वंस, बट एक एग्जाम्पल में जब आप सीखना शुरू करते हैं यू स्टार्ट फ्रॉम अ लेवल एंड यू गो अप टू अ लेवल। ठीक है, तो वहां पे हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और इक्वेशन लगती हैं। फिर उन 3 इक्वेशन से जब हमारा मन नहीं भरा, हमारी खुजली खत्म नहीं हुई, तो हमने 2 इक्वेशंस को और डिराइव किया, जहां पर हमने ये देखा कि एक इक्वेशन दैट वाज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कब जाकर फेल हो जाती है, ये हमने समझा। और उसका जो डेरिवेशन हमने किया वो ग्राफिकल और कैलकुलस वे दोनों तरीके से किया। अब ये सब करने के बाद इतना तो हम समझ गए इक्वेशन यूज कैसे होती है, साइन कन्वेंशन क्या है, ऑब्जर्वर का फ्रेम क्या होता है, आप कैसे अपने आप को उस क्वेश्चन तक ही रखते हैं, वही आपकी एकमात्र दुनिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने तक। एंड आफ्टर दैट यू मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, देन योर वर्ल्ड बिकम्स दैट। वही है जो हो रहा है, बस इसके अलावा ना मेरे दिमाग में और कुछ चलना चाहिए while सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, ना मैं और कुछ निकालने की कोशिश करूंगा। हो सकता है उस क्वेश्चन की डिमांड और भी हो सकती है, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन निकालने के लिए कहेगा मैं उसके ऊपर इतना फोकस्ड रहूंगा कि मैं उस दुनिया से बाहर नहीं जाऊंगा, और जो निकालने को बोलेगा मैं उसी पर फोकस्ड हूं। मुझे वो डेटा कैसे भी लाना है, अब वो किसी भी तरीके से आए, चाहे वहां पे कुछ डेटा गिवन हो, चाहे कुछ हिडन फॉर्म में हो, चाहे कुछ कैलकुलेट करके फिर पुट करना पड़े किसी और रिलेशन में, दैट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द स्टोरी गिवन टू यू। कहानी का हिस्सा क्या दिया गया है, या शायद क्वेश्चन बड़ा हो तो कहानी क्या दी गई है वो डिपेंड करता है। तो ये सब करने के बाद नाउ विल बी एंटरिंग इनटू द स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज अप टिल नाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वाज आइदर मेंशन्ड और वी हैड टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन इंजन से पैदा हो रहा है, यानी कितना एक्सेलरेटर प्रेस किया जा रहा है कार में और लीवर कितना घुमाया जा रहा है, 2 पहिया या 3 पहिया, होपफुली ना हो आपके पास 3 पहिया। तो यहां पर हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो क्वेश्चन से और फिर एक कन्वेंशन के तौर पर डायरेक्शन अपने आप चूज करके पुट किया। लेकिन अब हम जिस टॉपिक में एंटर कर रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन ब्रेक लगाने से नहीं पैदा हो रहा है, वहां पर एक्सेलरेशन गाड़ी के इंजन की वजह से पैदा नहीं हो रहा है, वहां एक्सेलरेशन धक्का देने की वजह से नहीं, यानी आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट करके फिर पूछो कितना है वैल्यू, उससे नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी नोन, बिकॉज नाउ विल बी एंटरिंग इनटू द टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। एंड मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अपने इस बात पर पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से एकदम एम्फेसिस करेंगे, ध्यान देंगे कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी कहां पर हो रहा है, यानी कुछ स्टार्टिंग सिनारियोस जिनके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन। सी, डिफरेंट कहने का मतलब ये नहीं कि अब मुझे नई इक्वेशन लाके दो, नई बातें बताओ, सब कुछ नए सिरे से शुरू करो, तो भैया हो गया ऐसे तो फिर रिलेटिव में। और तो ये बहुत ज्यादा एकदम फोकस वाली बात है कि हम उसका एक स्पेशल वर्जन उठा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बात नई हो चुकी है,
बात वही है, इसीलिए इतना कहानी सुनाया बिगिनिंग में। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने पढ़ रखा है, उसमें एक्सेलरेशन ये भाई साहब बता देंगे, फिक्स होगा, क्योंकि व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कंपल्शन ये है, एंड दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इफ इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन गिवन, बिकॉज इट इज द एक्सेलरेशन which is generated due to the gravitation pull of earth। जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से पैदा हुआ एक एक्सेलरेशन है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उस मास के ऊपर एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो एक्सेलरेशन अभी कौन पैदा कर रहा है? अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशन पुल, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल किसी और प्लैनेट पर होगा, वहां उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा। तो ये तो हुई बेसिक बात। तो इसको ऐसा करते हैं, शब्दों के तौर पर डिफाइन करते हैं, बट पहले जो पुराने पाप हम कर चुके उनको इंगित कर दें कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हैज बीन कंप्लीटेड, एंड सेम वे में ग्राफिकल एनालिसिस भी हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हो सकता है आपके मन में यह संदेह हो कि ग्राफिकल एनालिसिस हुआ है या नहीं, तो पुराने लेक्चर्स देखिए, वो संदेह खत्म हो जाएगा। बट देखिए, तो ग्राफिकल एनालिसिस हमने किया, अब हम किस पॉइंट पे जा रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। थोड़ा सा जो रास्ता है वो इधर उधर थोड़ा केओटिक वे में गया, उसका रीजन है बिकॉज जब आप एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, और लेवल उसी के निकलेंगे जो सीक्वेंस को नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे। वाह क्या मोड़ा है। तो अब हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी को पहले हम लाल डब्बे में डाल दें एंड देन मूव करें नेक्स्ट पॉइंट पर। लेट्स डिफाइन इट। व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी? मोशन अंडर ग्रेविटी इज द मोशन ऑफ द बॉडी इन विच ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। धरती का जो पुल है खाली वही एकमात्र फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और कोई नहीं। एंड साथ ही साथ प्रोड्यूसिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी, इज्जत के लिए नहीं दे रहे हैं, ये जी सिंबल है और स्मॉल जी है, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी कैपिटल जी दिख गया तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहना चाहिए, ये अलग है। इज्जत इसे भी देंगे लेकिन अलग तरीके से देंगे। स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट, और वो हमेशा डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो वो यानी उसकी वैल्यू कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड है। सो इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली, यू कैन टेक इट। सो अगर यहां पर एवरेज वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस देखें, ठीक है, एवरेज वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस, भैया आप एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन, सिंपल। फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है? अर्थ। तो अगर मैं जैसे इस पेन को यहां पर छोड़ दूं, छोड़ूंगा नहीं, महंगा है, वैसे ही गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्यों नीचे गया? बिकॉज इस पे किसी ने फोर्स लगाया, क्योंकि हम जानते हैं इनिशियल, चलिए हम नहीं जानते, हम मान के चल रहे हैं कि अभी हम मतलब लॉज ऑफ मोशन पे नहीं गए हैं, अभी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर ही हैं। तो इतना तो समझ सकते हैं कि भैया जिस जगह ये छोड़ा गया यहीं पे ये टिका क्यों नहीं रहा? खुजली बहुत है? नहीं, फोर्स है। देन एंड देन द इनिशियल स्टेट विल बी चेंज्ड। ये चल पड़ा, किसके? फोर्स की वजह से। तो अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया। तो अर्थ जो फोर्स लगाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो फोर्स, आप ध्यान दीजिएगा, वो जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा इस ऑब्जेक्ट पे। लेकिन हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं या हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, कि जिस ऑब्जेक्ट को यहां पर कंसिडर किया गया है, अगर उस ऑब्जेक्ट को बदल भी दिया जाए बस भाई, तो उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज कांस्टेंट। ज्यादातर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू ली जाती है, बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड
एंड इफ यू आर टेकिंग द एवरेज वैल्यू विच इज जनरली प्रिवेलेंट, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं कहूंगा बाकी सब तेल लेने जाए। क्या आपने इसकी यूनिट नहीं देख रहे क्या? यूनिट किसकी है? सिंपल, एक्सेलरेशन की। यूनिट इज फॉर एक्सेलरेशन। तो ये तो भैया एक्सेलरेशन की यूनिट है, इसमें कोई डाउट तो हमें है ही नहीं। तो अगर ये यूनिट एक्सेलरेशन की है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हम सीधा जो भी 3 इक्वेशन हमने फंडामेंटल पढ़ी थी वहां पर सीधा इस वैल्यू को लिख दें। अब क्योंकि ये वैल्यू 9.8 ही हर जगह अगर लिख दी जाएगी तो फिर साइन कन्वेंशन, ऑब्जर्वर, इन सब का पंगा आप खत्म कर देंगे, और ये पंगा खत्म करना बिल्कुल ठीक नहीं, पाप है। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट, नो, दे आर रिलेटिव। एंड रिलेटेड टू व्हाट? द ऑब्जर्वर। सो अब यहां पर ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू कंसिडर कर ली जाएगी, ठीक है। अगर नहीं मेंशन्ड है या एक्सप्लिसिटली बोल रखा है तो अब कुछ क्वेश्चंस में न्यूमेरिकली तकलीफ ना देने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे, बाकी तो फिर क्वेश्चन है ही, जो कहे मानो, ठीक। नाउ ये तो बात हुई, चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी में सर इसका मतलब जो एक्सेलरेशन लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सुनिएगा भाई ध्यान से, ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन लगता है, आपने कहा कि वो उसकी एक वैल्यू है, वो हर जगह सेम रहेगी। 3 ऑब्जेक्ट आपने अपने हाथ में उठाए, उसके बाद आपकी क्षमता और ऑब्जेक्ट उठाने की खत्म हो चुकी थी, तो आपने वो 3 ऑब्जेक्ट को कहा कि इन पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी सेम, द फोर्स विल बी डिफरेंट बट द सी लेट्स कीप असाइड द फोर्स फैक्टर, वो थोड़ा साइड पे रख, क्योंकि फिर हम ग्रेविटेशन में चले जाएंगे और वो बहुत बड़ी छलांग होगी यहां से उस चैप्टर तक की। तो हम वापस आते हैं छोटे छोटे स्टेप लेके, फिर जिस पॉइंट पर आए वहां पर फोकस करते हैं कि अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट यहां पर छोड़ दिए जाते तो क्या इन तीनों ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सेलरेशन विच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी कह रहे हैं अर्थ इन्वॉल्व है इसीलिए, वो सेम होता है या अलग? दैट वुड हैव बीन सेम। बट क्या हम जहां बैठे हैं, हम जहां पर हैं, जिस जगह पर आप होंगे किसी जगह पर, वहां अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके हाथ पे रख दिए जाएं तो क्या इन पे लगने वाला एक्सेलरेशन सेम होगा, या एक्सेलरेशन किसी ना किसी बात पर डिपेंड करने लग जाएगा और फिर हम अपने टॉपिक से डिविएट कर जाएंगे? क्योंकि हम तो भैया एक ही वैल्यू की डिमांड रख के बैठे हैं, एंड दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट्स नॉट गेट इनटू द वैल्यू, टेक द सिंबल जी, स्मॉल जी, वो हर जगह सेम रहेगा, जी रहेगा, तो तीनों पे लगने वाला एक्सेलरेशन सेम, तो तीनों को जमीन पे पहुंचना भी चाहिए साथ में ही, सेम टाइम पर, बट ऐसा नहीं होगा। आप एक हाथी को उठाकर और एक चिंटू को मत फेंकिएगा, चींटी को फेंकिएगा। तो अगर एक हाथी और चींटी को उठाकर किसी पहाड़ की खाई से फेंक दिया जाए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या वो साथ में जमीन पर पहुंचेंगे? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन अर्थ। तो वहीं मैं एक बात कहूंगा कि ऐसा आपके आसपास नहीं होगा, इस प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट, आपके आसपास एयर रेजिस्टेंस है, हवा है, एयर के मॉलिक्यूल्स है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो वो मक्खन की तरह तो नहीं दौड़ेगा, क्योंकि वो उनसे टकराएगा। तो जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक को शुरू करते हैं तो वहां पर जो एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर है दैट शुड बी निग्लेक्टेड, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी पे फोकस्ड हो, एक कांस्टेंट वैल्यू जी के साथ आप डील कर सकें, एंड यू डोंट हैव टू कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ एयर, द इंपैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ऑन दैट मोशन, वो ना लेना पड़े। लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन में दे ही दिया एयर रेजिस्टेंस को, तो उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो एयर रेजिस्टेंस क्या है? इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहली बात, ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक्ट करता है, ऑपोजिट एक्ट करता है, एंड राइजेस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विद द सरफेस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट।
कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर ड्रॉप किया है, मान लीजिए दो अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो इसके सरफेस के साथ जो इंटरेक्शन होगा एयर मॉलिक्यूल्स का आसपास जो प्रेजेंट, अरे वैक्यूम थोड़ी है भैया, जिंदा हो ना, है कि नहीं, शारीरिक तौर पर तो हो ही कम से कम। ठीक, तो ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं अगर ये गिराए जाएं और आसपास के एयर मॉलिक्यूल से ये कोलाइड करें, तो वहां पर इन ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होगा वो सेम तरीके से, सेम एक्सेलरेशन से नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ अ फैक्ट एयर रेजिस्टेंस है। अब एयर रेजिस्टेंस मोशन के हमेशा अगेंस्ट एक्ट करता है, और अब ध्यान से देखिए ये अपोजिंग फोर्स है, यानी हमेशा मोशन के अगेंस्ट लगेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं अपने पीछे ही बना रहा हूं, बताइए, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो किया। अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर ऊपर जाएगा, फिर एक पॉइंट तक जाकर वापस आना नीचे शुरू होगा। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तब इस पे एयर रेजिस्टेंस लगेगा नीचे की तरफ, लाल एरो को देखिए। जब ये ऊपर जा रहा होगा तब एयर रेजिस्टेंस कहां लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है और ये मोशन के अगेंस्ट होता है। फिर जब यही ऑब्जेक्ट पलटी मार के नीचे आ रहा होगा, नीचे जा रहा, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है भैया, नीचे, अरे लाल रंग से तो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे, और इस पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो कहां लग रहा है, ऊपर। एयर रेजिस्टेंस का नेचर अपोजिंग होता है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही होगा और वो जी होगा, और वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा विद अ कांस्टेंट वैल्यू, इट शुड बी कांस्टेंट। तो अगर हम किसी वैक्यूम वाली जगह पर एक हाथी और चींटी को उठाकर फेंक दें तो दोनों साथ में नीचे पहुंचेंगे। अब दोनों का साइज अलग है, तो हो सकता है आप कहें कि हाथी की शरीर बड़ा हिस्सा है, तो यहां हमें सेंटर ऑफ मास में जाना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं और बात एकदम बेसिक तरीके से कर लें कि एयर रेजिस्टेंस विल बी निग्लेक्टेड until and unless it is not mentioned explicitly। अगर किसी ने क्वेश्चन में कह ही दिया कि भैया ये है एयर रेजिस्टेंस, तब थोड़ी बोलिएगा कि ना थैंक यू फॉर इट, अरे यू हैव टू कंसिडर इट, ठीक है, नहीं तो -1 दिया जाएगा। अच्छा, तो अब अगर हम एक फैक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके चलें, फैक्ट के तौर पे, मतलब अभी न्यूमेरिकली क्या ही मिला है आपको, कुछ नहीं, तो एक फैक्ट के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट है तो सारी बॉडीज साथ में नीचे पहुंचेंगी। यानी आप अभी इस स्थिति की बात करें अपने आसपास, आप बोलें कि सर हम जो आपने कहा हम वो करके देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, दो ऑब्जेक्ट को, उसमें से एक कीमती था, बाद में भले आपकी सुताई हो वो अलग बात है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो क्या दोनों साथ में पहुंचेंगे? मैं कहूंगा नहीं, बिकॉज आई डोंट नो द टू ऑब्जेक्ट्स, द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बहुत कुछ है। अब वो विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, पता नहीं वो आगे चला जाएंगे भैया, बहुत आगे चले गए, फिर फ्लूइड में चले गए, वापस आओ। तो अब एकदम नैरो डाउन करते हैं और बात करते हैं भैया एयर रेजिस्टेंस हवा के होने की वजह से पैदा होता है, मोशन के अगेंस्ट होता है, और अगर जब तक ये अलग से मेंशन ना किया जाए तब तक सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, एंड यू हैव टू टेक अ फैक्ट आउट ऑफ इट दैट इफ द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये देखना भाई लाल रंग से लिखा है, इफ द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, कोशिश करता हूं दिखाने की, ऑल दिख गया भाई, ऑल दिख गया, बॉडीज, क्या लिखा है, ऑल बॉडीज, ठीक है, फॉल विथ सेम एक्सेलरेशन, ऑल बॉडीज फॉल विथ सेम एक्सेलरेशन, ठीक। चलिए, तो एयर रेजिस्टेंस को अपने निगलेक्ट कर दे रहे हैं भैया जब तक वो मेंशन ना किया गया। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ी ही है, तो अगर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले से पढ़ रखा है तो ऑब्वियस सी बात है हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की थ्योरी जानते हैं, इक्वेशन जानते हैं, उसके जो दो डिराइव्ड इक्वेशंस हैं और कब एक का फेलियर होता है वो जानते हैं, और साइन कन्वेंशन कैसे मानते हैं ये हमें पता है। तो हम सीधा अब न्यूमेरिकल्स में एंटर करेंगे, इसीलिए मैं शांति से आज क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ के पढ़ा रहा हूं। बताइएगा अगर मास्टर का ये तरीका ज्यादा बेटर लगे
and the understanding increases, do tell. This will be taken in a general way, but what I consider, ठीक है, कि पेट का पानी हिलते रहना चाहिए पढ़ाते वक्त, मजा आवे। तो यहां पर we've already seen equations of motion, तो हम उस पर चर्चा अलग से नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्टली स्ट्रेट अवे एग्जांपल में कूद पड़ते हैं। क्वेश्चन है, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विथ अ हाइट ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर का टावर है, 80 मीटर का, वहां से रिलीज किया है। डिटरमाइन द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड एंड इट्स वेलोसिटी अपॉन इंपैक्ट। यानी सबसे पहले ये रहा एक टावर जिसकी हाइट है 80 मीटर्स की, और एक ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया गया है। तो लेट्स से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। और मैंने ये बताया था आपको रिलीज कब ड्रॉप्ड होता है और रिलीज कब थ्रो होता है, थ्रोन होता है, वो आप देखिए। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, बट आई हैव टेकन एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर टिल द क्वांटिफायर्स। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिससे हमें पता चलता है कंपैरिजन का, स्केल का। जस्ट एक ब्रीफ, एक मतलब बहुत ही छोटा एग्जांपल दिया मैंने आपको, वो स्पेक्ट्रम दिखा दिया जो मैंने डिस्कस किया था, 17-18 पॉइंट्स कुछ लेकर, ठीक है। पूरे हर एक जो आपके वोकैबुलरी में शब्द भी जुड़ने चाहिए उन पे भी डिस्कशन किया आपने। तो यहां पर ये टावर है 80 मीटर का, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया है, और कह रहा है भैया जब वो ग्राउंड से इंपैक्ट करे, जब ग्राउंड से आके टकराए, तो वहां पर उसको दो चीजें चाहिए। एक तो पूरा जर्नी करने का टाइम t इक्वल टू कैपिटल T, मतलब कितना है वो चाहिए। अब कैपिटल T क्यों कहा मैंने, वो आगे जाकर थोड़ा एक स्टेप बाद आपको बताता हूं। और वेलोसिटी और इंपैक्ट, जब वो जमीन से जस्ट टकराए तो उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आप देखिए ऐसा ही है ना कि जैसे इक्वेशन ऑफ, अच्छा ये एग्जांपल है तो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं कोई आपको शोबाजी करके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं कि मुझे दिखते ही क्वेश्चन में जल्दी से कर दिया, आहा क्या क्या हुआ क्या, नहीं, तरीका ये नहीं है। आई एम टीचिंग यू, सो आई विल बी गोइंग स्लोअर, ठीक है। अभी स्लो जाएंगे और धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज वो समझाने से ज्यादा फिर सॉल्व करने पे जाना शुरू कर देंगे। वही किया था हमने इससे पहले भी, ठीक है। चलिए, तो पार्टिकल इज रिलीज्ड, ये दे दिया, ठीक है, ये कहानी अपने पास। चलिए, तो टाइम चाहिए अपने को। सबसे पहले टाइम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए, इक्वेशन लिखते ही सबसे पहले दिमाग डिमांड करता है कि आपका साइन कन्वेंशन क्या है। तो साइन कन्वेंशन में लेट्स से नीचे हम मान लेते हैं पॉजिटिव। अच्छा, क्यों मान लिया हमने नीचे पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम पॉजिटिव मानते हैं। साथ ही साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, क्या एक्सेलरेशन, सर ये तो पता ही नहीं भाई साहब, इतनी कहानी फिर वेस्ट चली जाएगी अगर आप ऐसा कहेंगे तो, ठीक है, बहुत बुरा लगेगा इंसान को। तो अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में नीचे की तरफ पॉजिटिव, तो भैया जब ग्राउंड पे पार्टिकल पहुंचेगा तो अब कितना डिस्टेंस चल पड़ा होगा, तो प्लस 80 विल बी द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नीचे की तरफ हमने पॉजिटिव माना है और 80 मीटर चले बिना जमीन से मिलन ना होगा। फिर ut, अच्छा u कितना है, तो इनिशियल स्पीड 0 है, निकालना क्या है टाइम t, तो उसको t लिख दो, भले उसका अस्तित्व 0 से मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्वेश्चन ने दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हम वही लेंगे, कांस्टेंट है भाई, फिक्स्ड वैल्यू है और यूनिफॉर्म है, तो इक्वेशन भी यूज हो रही है। तो यहां पे लिखते हैं प्लस 10, क्योंकि g की वैल्यू इंटू टी स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हो 2 इंटू 80 160 इज इक्वल टू 10t स्क्वायर। अब 0 से 0 काट लें, t कर लें, कितना आएगा भाई 16, इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, इक्वेशन के रूट नहीं पूछ रहा हूं। 16 का रूट बताइए कितना आएगा भैया, तो वो आएगा 4 गो सेकेंड, यानी 4 सेकेंड। तो हमारे पार्टिकल को जहां से छोड़ा गया है वहां से ग्राउंड तक पहुंचने में लगेंगे 4 सेकेंड। कन्वेंशन देखिए कैसे यूज किया है, और वही तरीका है जो अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा था। तो यानी करना तो वही है, ठीक है, और वैसे भी करना हर बार वही है। अच्छा, अब इसके बाद हम जाते हैं पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at पर, क्योंकि अब हमें वेलोसिटी की डिमांड है भाई, खुजली, ठीक है। तो वेलोसिटी चाहिए जब वो ग्राउंड से इंपैक्ट जनरेट करे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, a की वैल्यू प्लस 10 इंटू टी हमने निकाला है 4,
तो 40 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी से ग्राउंड पे इंपैक्ट करेगा पार्टिकल। करा क्या, इक्वेशन ही यूज किया। लेकिन उससे ज्यादा जो जरूरी बात है, या आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा जिस ओर, कि यहां पर जो g की वैल्यू है वो 10 है एंड दैट इज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड। अब मैं ये नहीं सोचने बैठूंगा कि कोई मुझे एक्सेलरेशन लिख के क्यों नहीं दे रहा, कि सर वहां तो लिखता था इट इज अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अबे अब क्या जरूरत है, यही तो इतना चर्चा किया कि भैया ये डिस्कशन का पर्पस यही था। इतना आगे जो कहानी सुनाई प्यार मोहब्बत से, वो इसीलिए सुनाई। सर आंखों में तो ना दिखा वो प्यार, लेकिन ठीक है, दिल में है। तो वो जो हमने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन का पर्पस यही था कि एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट एंड इट विल नॉट बी मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली, द वैल्यू इज गिवन एंड इट इज कांस्टेंट। ठीक, बेसिक सा सवाल, बट ये सारी बातें करने के लिए मैंने एक रास्ता चुना, क्योंकि सिर्फ बातें बोलूंगा तो पगला लगेगा आदमी। ठीक, चलिए। अ हेलमेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन 80 मीटर हाई टावर। चलिए, जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे बनाते चले। तो 80 मीटर का एक टावर बना लेते हैं, फिर से वही टावर है, काफी डिमांड में है 80 मीटर। चलिए, उसके बाद कह रहा है द साउंड ऑफ इट्स इंपैक्ट ट्रेवल्स अपवर्ड एट 300 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ये हेलमेट, मान लीजिए ये हेलमेट है, कैप बन जाएगा मेरे से बट ठीक है कोई नहीं, ये हेलमेट है भाई। इस हेलमेट को जब छोड़ा गया ड्रॉप, तो ये u इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू होगा। और जब ये ग्राउंड पर आकर इंपैक्ट करेगा, आवाज पैदा करेगा, तो उसके बाद जो साउंड ट्रैवल करेगी, ध्यान दीजिएगा, ये सांप जैसा क्या जा रहा है, वेव है ये, वेव, बट ठीक है अभी इसको हम कह रहे हैं ये साउंड है, सिंपल एकदम लेमन टर्म में चल रहे हैं। तो ये साउंड है और इसकी गति कितनी है ट्रैवल करने की, 300 मीटर प्रति सेकंड। बहुत तेज है, बहुत बढ़िया, तेज होना जरूरी है जीवन में। और यहां पर जो g की वैल्यू है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम फ्रॉम रिलीज अंटिल द वर्कर हियर्स द साउंड। तो यहां हेलमेट जिसने ड्रॉप किया वो वर्कर यहां बैठा है ऊपर छत पे, बढ़िया धूप है, नहीं काम करने गया है, धूप बढ़िया नहीं लगती तब जलती है धूप। तो यहां पर वर्कर ऊपर बैठा है छत पर, उससे हेलमेट गिर गया और वो हेलमेट जब नीचे ग्राउंड पर इंपैक्ट, ऐसा एक आवाज आया, टक करके आवाज आया, तो वो आवाज उसके कान तक आई कि अच्छा अब जाकर वो आवाज मेरे कान तक पहुंची। तो कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम फ्रॉम द रिलीज, जब हेलमेट उसके हाथ से छूटा था तब से लेके भाई के कान में आवाज जाने तक का जो टोटल समय है वो निकालना है। तो t इक्वल टू 0 पर 0 मीटर प्रति सेकंड से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया था और 300 मीटर प्रति सेकंड से पार्टिकल इंपैक्ट जनरेट करके वापस आया। कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम, चलिए टाइम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा कहूंगा कि मान लीजिए सबसे पहले किसने ट्रैवल किया है, हेलमेट ने। कहां से, उस वर्कर के हाथ से लेके ग्राउंड तक। उसके बाद किसने ट्रैवल किया, साउंड ने। तो टाइम अगर निकालना है तो इस पूरे मोशन को दो हिस्से में तोड़ देते हैं, T1 और T2 के, और इनको जोड़ने से जो टोटल कैपिटल T मिलेगा वो हमें चाहिए, वो हमारा कंसर्न है कि भैया पहले हेलमेट को कितना समय लगा ग्राउंड तक पहुंचने। तो पहले वो समय निकालते हैं। चलिए, तो हेलमेट को कितना समय मतलब लगा निकालने के लिए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जैसे ही इक्वेशन लिखा, सबसे पहली तलब साइन कन्वेंशन की मचेगी। पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ मान लेते हैं, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और अब इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है 80 मीटर का, इनिशियल वेलोसिटी है 0 की, टाइम लिखा T1 क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां सिर्फ हेलमेट कह रहा हूं, हेलमेट चलेगा। ठीक है, बताइए, H साइलेंट नहीं होता बाबू, हेलमेट होता है, ठीक, बट शायद यहां अटक गया था H, कोई बात नहीं। तो हाफ AT स्क्वायर, अब इसमें A की जगह पे क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी पुट, तो यहां A की वैल्यू उसने 10 दे रखी है, 10 और प्लस 10 लिखेंगे बिकॉज हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव माना, इनटू T स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो आई थिंक मुझे लग रहा है जो पिछला वाला आंसर था, सॉरी कैपिटल T स्मॉल t T1 था, तो हम T1 लिख लें। और अब इससे जो हमारा टाइम है T1 वो निकाल लेते हैं। तो भैया T1 कितना आवेगा, T1 आवेगा एक वही फिर 4 सेकेंड ही, सेम वैल्यूज में ज्यादा कंसर्न मत करिए, पिछला वाला ही है डेटा। तो हेलमेट हेल्पर के वर्कर के हाथ से छूटने से ग्राउंड तक पहुंचने में 4 सेकंड लेगा। उसके बाद कौन ट्रैवल करेगा, साउंड। अच्छा जी,
तो साउंड ट्रैवल करने के लिए साउंड ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, वो एक वेव है। अब ऐसा मत बोलिएगा सर साउंड भी तो ग्रेविटी में ट्रैवल कर रहा है तो उस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा। अच्छा जी, और वो तो नीचे की तरफ लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कुछ देर बाद तो साउंड रुक जानी चाहिए ना चलना। नहीं, साउंड के ऊपर ग्रेविटी का कोई इंपैक्ट नहीं है। द साउंड विल ट्रैवल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए सिंपल सा जो रिजल्ट होता है अपना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जे हम उठावे हैं और लगावे हैं, ठीक, और विश्वास करें। तो जो टाइम यहां पर कैलकुलेट होगा वो ध्यान से देखिएगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टावर की हाइट कितनी, 80 मीटर, और किस गति से साउंड भाग रही है, तो वो है कहां गया, 300 मीटर प्रति सेकंड। 0 से 0 काटकर थोड़ा खुश हो लें, और चाहें तो 2 से तो 4/15 सेकेंड्स कौन ट्रैवल करेगा, साउंड, जिसको हमने नाम दिया था T2, ठीक है, सिंबल में कंफ्यूज मत होइएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा हेलमेट छूटने से गिर, मतलब उसकी आवाज सुनाई देने तक, तो होगा 4 + 4/15। और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ये 64/15 सेकेंड्स आएगा। तो इतना समय लगेगा, ठीक है, जहां पे आवाज, जैसे ही वो आवाज पैदा हुई धरती पर गिरते ही, और वो जब साउंड ट्रैवल करेगी ऊपर, तो वो टोटल टाइम हमें चाहिए था फ्रॉम द रिलीज, फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ द हेलमेट टिल द साउंड इज हर्ड, ठीक। तो ये अपना पूरा सोचने का, सॉल्व करने का तरीका हुआ। देखिए अब क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन को समझाने का जो स्पीड है मेरा वो कम होता जाएगा। इन द सेंस द कंटेंट विल रिड्यूस एंड द स्पीड विल ऑल्सो रिड्यूस, क्योंकि अब मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा। आप इस कनेक्शन को बिठा चुके होंगे अब तक कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही ये एक्सटेंशन है, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर टावर। चलिए छोटे बनने शुरू हो गए, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस बार हमने ड्रॉप नहीं किया है, इस बार हमने थ्रो किया है। और यहां वो कह रहा है पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम 20 मीटर, यानी 20 मीटर का टावर है, और यहां से हमने एक पार्टिकल को 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से नीचे की तरफ फेंक दिया है, ठीक है। अब जब ये 10 मीटर प्रति सेकंड से हमने इसको नीचे की तरफ फेंक दिया है, तो समझो बाबू इस पे लगेगा ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक। वही सेम कहानी इक्वेशन लगाने के लिए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, नीचे की तरफ पॉजिटिव इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मान लिया हमने, और लेट्स यहां पर हम डेटा पुट कर रहे हैं, चलिए लेट्स पुट द डेटा, ठीक। तो S इज इक्वल टू UT, अच्छा S कितना है भैया, टावर की हाइट दे रखी है 20 मीटर, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। अब U की वैल्यू कितनी है, 0 है क्या, नहीं, ड्रॉप थोड़ी है भाई, थ्रोन है 10, बोल टाइम बोल कितना, सरकार वही तो चाहिए, प्लस हाफ AT, A की वैल्यू प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर। सर ये तो कुछ इक्वेशन जैसा बन गया, हाँ बेटा इक्वेशन है, और कौन सा, क्वाड्रेटिक। 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 इज इक्वल टू 20t प्लस 10t स्क्वायर, 10 हर जगह कट कर लेते हैं, 10 काटते इक्वेशन आएगा 4 इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर, रीअरेंज करके लिखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और रूट लिख रहे हैं भाई इसका, तो रूट कैसे लिखते हैं, रूट 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 माइनस बी यानी 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac ठीक है, माइनस 4ac जो इक्वेशन था, अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1, ये बना, ठीक है। फिर मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, फिर यहां पर आप देखेंगे t इज इक्वल टू क्या आएगा, तो t की वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है भैया। अच्छा अब टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, कभी ना कभी आएगा ही सही वाला, ठीक है। तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई विल टेक -2 प्लस अंडर रूट 20 बाय 2,
अब आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। √20 कैन बी रिटन एज व्हाट? √20 का मतलब क्या? 5 × 4, 5 × 20। ठीक है, तो 4 का रूट ले लेंगे, बाहर आ जाए, क्या बचेगा देखना भाई, t इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट, रुकिए जो बाहर आया वो लिख ले पहले, 2 √5/2। तो फाइनल 2 काट लो, 2 काट लो, फाइनल आंसर दिख रहा है क्या? पीछे 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 छुप गया क्या? हो, फाइनल आंसर लिख रहा हूं भाई, यहां से देख ले, ये जो t निकाला अपन ने ये वाला, इसको उठा के मैं यहां लिख रहा हूं, 2 काट ले, तो फाइनल आंसर जो t की वैल्यू आएगी वो इधर देखना लिख रहा हूं मैं, वो कितनी आ रही है? वो आ रहा है -1 प्लस √5 सेकेंड्स। जे है टाइम। इतना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को 20 मीटर हाई टावर से जब हमने थ्रो किया है 10 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी से। चलिए नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर। 4 है कि u है बताइए? साला खुद ही का राइटिंग भुलाया जा रहा है, तो आगे जाके जीवन में क्या करिएगा भैया? ठीक है, तो यहां पर देखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस एंड टेकिंग ग्रेविटी, क्या बोल रहा है? निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस एंड टेकिंग ग्रेविटी एज g मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। अबे ये क्या है? हाँ, तो ये जनरल केस है। और जनरल केस का पर्पस क्या है? जनरल केस का पर्पस ये है कि आप, अब मैं आपके साथ जो 2-3 क्वेश्चन अपन ने किए उसमें कुछ इक्का दुक्का बातें मुझे रिपीट होती हुई दिखी, और उन बातों को मैं एक जनरल नाम देकर अगर लिख दूं तो वो अगर किसी डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा तो चलो ठीक है, किसी क्वेश्चन के साथ उसकी जरूरत है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर देखिए ये कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम, मतलब हम पहले सबसे पहले यहां पर ग्राउंड ले रहे हैं, ये है ग्राउंड। फिर ग्राउंड से हम एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ ऐसे फेंक देते हैं, वो सबसे पहले ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब अच्छा एक बात समझिएगा, इस पार्टिकल को जब आपने थ्रो किया था तो मान के लीजिए उसने दिया है u मीटर प्रति सेकंड, जो 4 नहीं है भैया, जो u मीटर प्रति सेकंड है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो कन्वेंशन भी मानना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, करते हैं सब धीरे धीरे, बट पहले एक बात अलग जो मुझे कहने का मन अभी कर रहा है, भले इस बात को मैंने इससे पहले वाला पार्ट जो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर जो एक्सेलरेशन गिवन एक्सेलरेशन के साथ डील करते हुए मैंने किया था, भले वहां पर कहा इसको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से, बट ये बात मैं दोबारा यहां पर कहना चाहता हूं। ठीक है, ताकि आपके दिल दिमाग में बैठ जाए। बिठाओ, नहीं बैठे तो देख लो फिर। तो u मीटर पर सेकेंड हमने एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया। अच्छा, मान लीजिए इसको हम t = 0 सेकेंड कह रहे हैं। अब यहां पर ग्रेविटी होगी कि नहीं होगी? अब बिल्कुल होगी। तो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अरे भैया वो तो जाते वक्त भी डाउनवर्ड जा रहा होगा, तब भी डाउनवर्ड, जब पलट के आएगा तब भी डाउनवर्ड। ग्रेविटी थोड़ी भाई बदल रही है कि उसका मन बदल गया कि नहीं नहीं चलो अब पलट जाए, नहीं, उसने जो ठाना है वो वही करके मानेगी। तो ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड विद अ वैल्यू ऑफ g, नीचे की तरफ, जो क्वेश्चन ने कहा जैसा। अच्छा सर, ये आपका पार्टिकल गया तो अलग लाइन पे, आया अलग लाइन पे? नहीं बाबू, सेम लाइन पे ये मोशन होगा। वो इस तरीके से नहीं पलट सकता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये पलटना पॉसिबल नहीं। पलटना सिर्फ ये जावन और ये इसी लाइन पे वापस आवन, यही एरो ऊपर और यही लाइन पे एरो नीचे शो कर दिया होगा। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इस पे मुझे अलग से बोलने की जरूरत है नहीं। तो जब मैंने ऐसा बनाया, इसका मतलब था कि मैं अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो u मीटर पर सेकंड से अब इसको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले इसको चाहिए भैया एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दो, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। फाइंड इट्स टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या है? जितनी देर तक हमारा पार्टिकल अपवर्ड जर्नी परफॉर्म करता रहा, यानी t = 0 इंस्टेंस लिख रखा है, चलिए उसी को इस्तेमाल कर लें। t = 0 इंस्टेंस से t = ta, यानी टाइम ऑफ एसेंट तक, ऊपर जाने का, ठीक है, समय पता नहीं, इसमें ta है, और पार्टिकल पलट के फिर नीचे आएगा, तो नीचे आने का समय जो होगा उसको हम td कहेंगे। यानी मैं आपको लाल गोले से शो करता हूं, यहां से यहां तक का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, फिर पलटी मार के यहां से यहां तक का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट। डाउनवर्ड जर्नी, ये डाउनवर्ड जर्नी है, और ये अपवर्ड जर्नी, ये डाउनवर्ड जर्नी है।
ठीक, पार्टिकल गया ऐसे ही था, एक ही लाइन पे गया, उसी लाइन पे वापस आया। अच्छा, अब ये जो हमारा जो पार्टिकल है, इसके लिए हम ये टाइम देख लेंगे, और क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट, ये भी शो कर देता हूं। चलो, तो जब पार्टिकल पलटेगा तब तक, जब तक वो वर्टिकल मूवमेंट कर रहा था, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा था, तो एक पॉइंट था जहां पर पार्टिकल पलटा और पलट के वापस आने लगा। तो जब तक वो वाले पॉइंट तक पहुंचा, पलटने वाले पॉइंट तक जो डिस्टेंस उसने कवर किया, उसको वो कह रहा है कैपिटल एच, एंड दैट इज मैक्सिमम हाइट। अच्छा, क्यों हम इसे मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, बोलिए, क्यों हम इसे मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं? क्योंकि इससे ज्यादा वो जा नहीं सकता, तभी इसको मैक्सिमम कहा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक है जाने की जर्नी, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं अपवर्ड जर्नी, और एक है डाउनवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड जर्नी। अच्छा, अब आप ये नोटिस करिए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अपवर्ड जर्नी मतलब मान लो ए से बी, उसके बाद फिर बी से वापस ए, तो अभी अपवर्ड जर्नी का मतलब है ए से बी, और डाउनवर्ड जर्नी का मतलब है बी से ए। ओके, तो अपवर्ड जर्नी में जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, कैन यू सी दैट इट इज पॉजिटिव। सर कैसे पॉजिटिव, कन्वेंशन तो माना ही नहीं है। अरे मान लीजिए, मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था तब उसकी वेलोसिटी थी पॉजिटिव, लेकिन जो एक्सेलरेशन है, ध्यान से देखिए, वो है नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी विल पुल द ऑब्जेक्ट डाउन। तो जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन, और ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ तो नेगेटिव। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें, लेट्स से वी मल्टीप्लाई द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, विल गेट इट, इट इज नेगेटिव। उनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आएगा। यानी हम बिना किसी चिंता, बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि स्पीड घटेगी, और स्पीड घटते 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 u मीटर प्रति सेकंड से टाइम ऑफ एसेंट पर आते ही, टाइम ऑफ एसेंट पर आते ही वेलोसिटी 0 हो चुकी है, और हम इसे कहते हैं मोमेंट्री रेस्ट, और पार्टिकल इसके बाद अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन अब बदल देता है। तो बदल दिया, पलट गो। अब स्पीड घट रही थी, अच्छा जी ठीक है सर, इतना भी ठीक है। जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। अरे जब नीचे जा रहा भैया, तुमने अपवर्ड पॉजिटिव माना, तो डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव, तो डाउनवर्ड यानी नेगेटिव, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। और जो एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे ही लगे है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए सर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। भाई साहब बहुत गलत हुआ है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, यानी द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी व्हेन मल्टीप्लाइड विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव रिजल्ट, मीनिंग स्पीड विल इंक्रीज। तो नीचे आने में स्पीड विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और क्योंकि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जाते समय और आते समय डिस्टेंस सेम चला, जाते समय आते समय एक्सेलरेशन सेम लगा, तो जाते समय और आते समय टाइम भी सेम लगेगा। यानी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को, सर आपने दोबारा टाइम ऑफ एसेंट ही क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम है, जोड़ दिया जाए तो भैया वो 2 टाइम्स TA हो जाता है। और सर क्या पढ़ा रहे हो, TA प्लस TA 2TA होता है? नहीं बाबू, इस 2TA को वी कॉल कैपिटल T विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। हवा में रहने का समय, फ्लाइट में रहने का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी अगर मैं किसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट का जुगाड़ कर लूं तो उसका आधा टाइम ऑफ एसेंट है, उसका आधा टाइम ऑफ डिसेंट है, और अब उस टाइम ऑफ फ्लाइट के रिस्पेक्ट में मैं हाइट तक भी जा सकता हूं। तो मैं यहां पर इस पहले बात को समझ लूं कि स्पीड बढ़ेगी घटेगी, मोमेंट्री रेस्ट पर आएगा। और मैं फिर से कह दूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिर्फ मेरा पर्पस नहीं है, माई पर्पस इज टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट सो दैट यू लर्न आउट ऑफ इट। अरे मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई क्या थ्योरी पढ़ेगा बताइए? ग्रेविटेशन पढ़ा दें तुमको, यहां जी के बारे में बताएं, हाइट पे, डेप्थ में, डेंसिटी में, ये सब डिस्कस करें? नहीं, ऑब्वियसली
विल बी फोकसिंग ऑन द पार्ट विच इज रिलेटेड विद द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स। कब भैया? तो वो तो बाद में आएगा। तो इतनी बात हमने समझी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इस पॉइंट पे वो क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, ये हमने समझा। बहुत बढ़िया। अब इसी ताजा तरीन बात को, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए, तो ये धरती है, जो हमारी मतलब ठीक है, यहां एक हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये गया और आकर वापस इसी रास्ते इस पॉइंट पर गिर गया। तो जब पार्टिकल ने जर्नी ए से शुरू की और पलट के वापस आकर ए पर ही गिरा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हुई थी? 0, जस्ट पलटते थे। तो वो जो वहां पर आपकी वेलोसिटी 0 मीटर प्रति सेकंड मोमेंटरी हुई थी, पार्टिकल वापस आया। मैं कह रहा हूं चलो इस ए से ए टू ए सॉल्व कर डालते हैं, ए टू ए। तो इक्वेशन लगाया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, दे ही रहे होंगे होपफुली। और s जो है डिस्प्लेसमेंट जो हो गया 0, a टू a वापस आने में। इनिशियल वेलोसिटी u था, टाइम कैपिटल t कर देते हैं, या ऐसा करते हैं 2 मिनट के लिए हम इस टाइम t को स्मॉल t रहने देते हैं, प्लस 1/2। बोलिए a की जगह क्या रखिएगा? सर ग्रेविटी नीचे कर रहा है, बहुत बढ़िया। और आपने कहा अपवर्ड पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन को हम ले लेंगे -g, जे भी बहुत बढ़िया। तो -g इंटू टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में आप एक चीज नोटिस करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट निकलेगा बहुत बढ़िया वाला। तो अगर मैं यहां से t कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा u माइनस जी टी बाय 2, ये बचेगा। अच्छा सर, अगर दो रूट्स के मल्टीप्लीकेशन 0 हैं, या तो t 0 होगा या तो u माइनस जी टी बाय 2 0 होगा। अगर t 0 है तो वो तो हैया है। अरे जब इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पर पार्टिकल था तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0 था, तो वो तो स्टार्टिंग डिस्टेंस हो गया, खत्म बात। यानी दूसरा वाला रूट अपना आंसर है, या उससे आंसर मिलेगा। तो u माइनस जी टी, टी की जगह अब मैं कैपिटल T बाय 2 लिख रहा हूं, इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज करिए, कैपिटल T आएगा 2u बाय जी, एंड दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर हवा में रहा। यानी लाल गोला अगर ऑब्जेक्ट है तो ये गया टाइम। जैसे देखिए, जैसे ही ए निकला धरती से, जैसे ही हाथ से छूटा, ये छूट गया, अब निकल गया भाई, हाथ से छूट गया, वापस नहीं आता, कोई कितना भी कोशिश कर लो। ठीक है, चलो, तो यहां से ये पार्टिकल जैसे ही रिलीज हुआ, ये टाइम ऑफ फ्लाइट शुरू हो गया, घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है, टाइम ऑफ एसेंट आया टी, घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है, टी डी और जुड़ा, और ये बन गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और अब इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u बाई जी। याद कर लें, छाप लें, गुदवा लें अपने हाथ पर, मन करे आपको तो। ठीक है, ये सब नहीं करिए, क्वेश्चन इतने करिए कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकम्स अ फैक्ट फॉर यू, बिकॉज इन फिजिक्स यू कैन नॉट मेमोराइज एनीथिंग। मेमोराइजेशन का मतलब ये वो सब्जेक्ट नहीं है, ना ये वो कक्षाएं हैं जहां पर आप रटने से काम चलाएंगे। तो फॉर्मूलाज रटे नहीं जाते, फॉर्मूलाज बार बार इतने एग्जांपल्स किए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं कि दिमाग में बैठ जाते हैं। इफ समबडी सेज कि उसके पास एक निमोनिक्स है, तरीका है फिजिक्स में चीजों को याद करवाने का, तेल लेने जाए ऐसा निमोनिक्स और बहुत दूर जाए ताकि वापस ना आ पाए, कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट अलग है बाबू। ठीक, चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी। अच्छा, अब टाइम ऑफ एसेंट की ये चर्चा तो हो ही रखी है कि t बाई 2 कर दो, यही टाइम ऑफ डिसेंट भी है। डिसेंट नहीं भैया, डिसेंट कोई नहीं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां पर वो आएगा 2u बाई जी का आधा करिएगा तो मिलेगा u बाई जी। यानी टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज u बाई जी। थोड़ा बहुत मेरा मुंडी खा रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें चैन से बैठने की आदत नहीं, इसलिए हम कोई नहीं। तो यहाँ TA जो है वो t बाई 2 और TD भी वही है। और इसको एक और डिमांड थी इसकी, मैक्सिमम हाइट निकालने, चलिए वो भी निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट भी। मेरे यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए। अब मैक्सिमम हाइट चाहिए भाई साहब, तो मैक्सिमम हाइट निकालने अगर हम जाएंगे तो देखिएगा, इक्वेशन लगाइए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और अब मैं ये इक्वेशन a से b यानी उस पॉइंट तक लगाना चाहूंगा जहां पर पार्टिकल जस्ट पलट रहा है। तो अगर ये इक्वेशन a टू b लगाई जा रही है तो भैया फाइनल वेलोसिटी होगी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u था, अंदर लिखते हैं, वैसे स्क्वायर होगा, कोई तकलीफ नहीं। a की जगह पे क्या लिखिएगा बताइए? -g लिखेंगे, और s की जगह पे कैपिटल H लिखेंगे, बिकॉज a टू b द डिस्प्लेसमेंट इज द मैक्सिमम हाइट h। इसको सॉल्व कर लें भैया, इसको सॉल्व करिएगा, मतलब इसको रीअरेंज करिएगा तो आपको दिखेगा कि h आएगा u स्क्वायर बाय 2g,
और ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u²/2g। रिजल्ट याद करने की कोशिश कतई मत करना, ठीक है। डोंट ट्राई टू मेमोराइज रिजल्ट्स। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं। और कहीं ना कहीं इफ यू ट्राई टू मेमोराइज समथिंग इंटेंशनली यू विल फॉरगेट इट व्हेन इट इज नीडेड, ठीक है। ये सब्जेक्ट में ये सब ज्ञान, ये सब बातें दी जा सकती हैं। बाकी सब्जेक्ट में काफी हद तक कहीं पे हो सकता है, देखिए बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है कि मैं एक बार को ये बात ना कहूं। एक्सीडेंटल मेमोराइजेशन बेटर क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग उस चीज पे एम्फेसाइज अभी नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई तुमसे वो पॉइंट पूछेगा सवाल के माध्यम से, तुम्हारा दिमाग इतना जोर डालेगा कि जिंदगी में कभी वो चीज गलत नहीं होगी। ये बात आप क्वेश्चन करते करते खुद समझेंगे इस सब्जेक्ट के माध्यम से। और ये बायो में एप्लीकेबल, इनऑर्गेनिक में जहां याद करना है कोर तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। एक ही बात है सर दोनों, ओके। एग्जाम्पल 5, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड है। टेकिंग ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए शॉर्ट में लिख दिया है ग्रेविटी, ये तो जनरल शब्द हुआ ना भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यूनिट हमें पता है, इतना चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं और साथ बहुत जरूरी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस द पार्टिकल ट्रेवल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स डाउनवर्ड मोशन। भैया जो पूछ रहा है पहले उस पर अंडरलाइन कर लेते हैं। उसको चाहिए डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस भी कहां? पार्टिकल ट्रेवल्स इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स डाउनवर्ड मोशन, नीचे जाने वाला जो मोशन है उसका फर्स्ट सेकेंड, मतलब देखना अर्थ बना ले पहले। जर्नी जो है वो यहां से शुरू हुई, ठीक है, मेरी मुंडी के ऊपर है, हाँ। और पार्टिकल ये गया, यहां पहुंचा, इसकी वेलोसिटी 0 हुई और पलटकर वापस इसी रास्ते को लेकर नीचे आने लगा, ठीक है। यहां तक भी हम खुश हैं। अच्छा अब वो कह रहा है कि जब उसका डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई उसका पहला सेकंड, यानी देखिए डाउनवर्ड जर्नी तो यहां स्टार्ट हुई होगी, तो इसको नाम देने भैया t=0 सेकंड। अब ये बोलेगा कोई सर t=0 तो यहां पर था जहां से पार्टिकल फेंका था ये वाला, कोई तो ये बोलेगा। अबे यार समझ रहे हो ना, तो दो जगह थोड़ी t=0 माना जाता है भैया। एंड ऑब्जर्वर मैं हूं तो माई लाइफ माई रूल्स। चलिए तो t=0 ये इंस्टेंस मान लिया, ये तो पुराना हो चुका है, कोई नहीं, हम भी अब यहां t=0 इस इंस्टेंस पर माना जहां पर पार्टिकल पलट रहा है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। और जब यहां पर t=1 सेकंड हो चुका होगा तो आप देखेंगे ये पार्टिकल के डाउनवर्ड जर्नी का 1 सेकंड हो चुका है, और वो कह रहा है कि यहां पर ये डिस्टेंस s चाहिए। तो मान लीजिए इसको मैं डिस्टेंस s लिखूं तो मैं यहां लिखूंगा s = ut + ½ at²। अच्छा सर जैसी इक्वेशन लिखा दिल ने कुछ इच्छाएं मांगी, वो इच्छाएं क्या उत्पन्न हुई हैं? वो हुई हैं सबसे पहला कन्वेंशन। चलिए तो अब पार्टिकल को ऊपर फेंका गया था और उसके लिए 0 आपने शुरू कहां से किया है? ये यहां से। तो मैं कह रहा हूं सिंपल एक पॉइंट बोलूं, अब सर इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन आप बार बार कहते हो, अब क्यों? अरे ठीक है ना, काम आसान करना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना और ग्रेविटी भी कहां करेगी? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि आप देख लो ना मेरा t=0 कहां पर है भाई, अब तक मेरा t=0 जहां इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन होता था वहीं रहता था, अब नहीं रखा मैंने, यहां रखा। तो t=0 t=1 तक। अच्छा तो कितना इंटरवल हुआ, कितना देर तक मोशन अलाउ किया? 0 से 1 तक, 1 सेकंड के लिए, बहुत बढ़िया। और डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। तो अब आप नोटिस करिए s = u लिख रहे हैं, u कितना भैया? 0, क्योंकि हमारा 0 देख रहे हैं आप, t=0 कहां पर है वो देख लीजिए भाई भी, देख लो t=0 कहां पर है वो देख लो पहले। तो s = 0 × t कितना लेना है? अब वही तो चाहिए, वही चाहिए नहीं, वो तो पता है 1। इतनी बार टाइम निकाल लिया क्या, याद कर लिया भैया? नहीं। तो अब लिखा a की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज a + 10 × 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे क्या? तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 10 × 1 यानी विच इज 5 मीटर, 5 मीटर चलेगा। यानी अपने डाउनवर्ड जर्नी में, डाउनवर्ड जर्नी के पहले सेकंड में 5 मीटर चलेगा। कितना भाई? 5 मीटर। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सिर्फ देख के सीधा आंसर कर देना, लेकिन ध्यान से सुनना। टेल मी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, सवाल, टेल मी द
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। फिर से बोल देता हूं, गिव मी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। सर उसका आंसर निकालना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, उसका आंसर भी 5 मीटर ही है, बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। मेक सेंस? यही बात लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड एंड फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड होगी। समझ रहे हैं? सीक्वेंस समझ गए, पैटर्न समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसने बोला कि ऑल्सो डिस्कस वेदर दिस डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। हाँ सर, ये तो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अबे कहां दिख रहा है बे तुमको, कहां दिख रहा है तुमको कि ये आंसर इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है? यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी वो इंस्टेंट जब पार्टिकल पलट रहा है। तो जब तुमने शुरुआत ही पलटने वाले से कर ली, तो तुम उसके पहले पार्टिकल को किस गति से फेंका गया था, क्या उससे तुम्हारा कोई भी रिलेशन रह जाता है? नहीं। तो दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट। तो 5 मीटर मतलब 5 मीटर। अच्छा, ये तो जी की वैल्यू हमने क्या ली है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान ली किसी क्वेश्चन में अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं सर, हमें तो 5 मीटर ही बताया गया था। अबे द आंसर इज नॉट 5 मीटर स्पेसिफिकली, बिकॉज फॉर दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर इस जी की वैल्यू 10 नहीं पुट करते, तो यहां पे जी पुट कर दो, उसको सॉल्व करो। उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि वो जो फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है g/2। अब g की वैल्यू अगर 9.8 है तो 9.8 का आधा कर लीजिए, 4.9 मीटर चलेगा। और अगर g की वैल्यू 10 है तो 5 मीटर चलेगा। बट द आंसर इज g/2 एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट।